Dear student, now we are going to discuss another topic which is very much important in nature. That is order for maintenance of wife, children and parents under न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कि 1 जुलाई 2023 को परिवर्तन में आ गया। इसके पहले जो ये ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस की बात की गई थी वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में थी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड की धारा 125 से लेकर 127 तक के प्रावधान जो है वो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट के संबंध में है, जबकि न्यू संहिता की धारा 144 से लेकर 147 जो कि चैप्टर 10 के अंतर्गत है। अर्लियर इट वाज चैप्टर 9, बट इस संहिता में चैप्टर 10 में इन लोगों को मेंटेनेंस की बात की गई है। Before coming to this section, first let me clear that under the provision for the maintenance under the Hindu law is also been prescribed in two different acts. First is Hindu Marriage Act section 24 which talks about the maintenance pendant right and expenses of the proceeding, और सेक्शन 25 which talks about the permanent alimony। दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि ये जो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और 25 में पति पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनेंस प्राप्त करने के इंटाइटल है। भारत में शायद ये पहला ऐसा एक्ट है जो पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकता है अगर पति ये साबित कर दे कि ही इज नॉट इन पोजीशन टू मेंटेन हिमसेल्फ बट हिज वाइफ इज हैव सफिशिएंट मीन टू मेंटेन। तो पति भी वहां पर भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसकी अतिरिक्त हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की बात की गई है, जहां पर कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 19 में मेंटेनेंस ऑफ विडो, डॉटर इन लॉ, सेक्शन जो अपने 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 फादर इन लॉ से मेंटेनेंस प्राप्त कर सकती है, और सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज पेरेंट्स। तो ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये दोनों ही एक्ट उसी पर एप्लीकेबल होंगे दोज हुआ हिंदूज, यानी कि ये दोनों व्यक्ति इस अधिनियम में वही लोग आ पाएंगे जो हिंदू हैं। जबकि अगर आप बात करें न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या अर्लियर इट वाज द सीआरपीसी, उसमें सिर्फ और सिर्फ पत्नी को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स की व्यवस्था की है। कोई भी पति इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी पत्नी से, बेशक वो सफिशिएंट मीन्स उसके पास नहीं है, डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ अंडर 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब अगर हम देखें, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 144 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और जो अर्लियर में ये सीआरपीसी की धारा 125 के तहत किया था की व्यवस्था की गई थी। 144 क्लास 1 ये कहता है इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि साधन संपन्न है। सफिशिएंट का मीन्स का मतलब है वो पर्याप्त साधनों वाला है, उसके पास जो है पर्याप्त पैसे हैं, बंगला है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, या और सारी चीजें सुख सुविधाएं हैं। ऐसे व्यक्ति जो है अगर वो निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है टू मेंटेन, कुछ लोगों का अगर मेंटेनेंस करने में वो रिफ्यूज करता है या उपेक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति जो इस व्यक्ति पर आश्रित है, एग्रीव्ड है, वो इस सेक्शन 1244 में आ जाएंगे। ये अब आइए उस व्यक्ति को देखें जो इस संहिता में मेंटेनेंस प्राप्त करने का इंटाइटल्ड, द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। पहला है, 3 लोगों को इस अधिनियम में मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड माना गया है। पहला है वाइफ। यहां पर एक क्लॉज जो हमेशा हर व्यक्ति के साथ जुड़ेगा, डियर स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट पर्सन हु इज सीकिंग मेंटेनेंस अंडर दिस 144, दैट पर्सन हैज टू प्रूव, वो व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा ही और सी इज नॉट इन पोजिशन टू मेंटेन हिमसेल्फ और देमसेल्फ। यानी कि अगर मुझे अपने पति से मेंटेनेंस चाहिए तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास ऐसा कोई आय का साधन नहीं है, कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं जिससे कि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। तब फिर अगला जो है, और अगला जो है सफिशिएंट मीन्स वाला है, ये साबित होगा तभी इस सेक्शन का लाभ दिया जाएगा। अगर एक व्यक्ति सफिशिएंट मीन्स वाला नहीं है, जो पहले ही वर्डिंग किया गया हैविंग सफिशिएंट मीन्स, तो फिर वो मेंटेनेंस देने के लिए अधिकारी नहीं माना गया है इस सेक्शन के अंतर्गत। क्योंकि क्लास पहले सेक्शन का अगर 144 क्लास 1 देखे, एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, अगर व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होगा, इनसफिशिएंट मीन्स है, तब वो भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सफिशिएंट मीन्स है तो उसकी पत्नी
वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करेगा। अगर वो पत्नी सक्षम नहीं है तो इस अधिनियम के तहत वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। एक चिल्ड्रेन जो है वो माइनर चिल्ड्रेन है, यहाँ की जो व्यवस्था की गई है माइनर चिल्ड्रेन, चाहे वो लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, और ये दोनों ही व्यक्ति जो है चिल्ड्रेन जो है, ये दोनों प्रकार के चिल्ड्रेन, चाहे वो लिजिटिमेट हो चाहे इलिजिटिमेट हो, दोनों ही इंटाइटल होंगे। लिजिटिमेट में अनमैरिड चिल्ड्रेन हो सकता है या फिर मैरिड चिल्ड्रेन हो सकता है। इलिजिटिमेट में दोनों ही प्रकार के चिल्ड्रेन जो है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, वो अपने भरण पोषण प्राप्त करने के लिए वो इंटाइटेड है। और तीसरा है पेरेंट्स। पेरेंट्स में माता पिता दोनों आएंगे, इनको भरण पोषण करने के लिए उसका लड़का, उसके बेटे और बेटी जो है वो दो दायित्व देंगे। यानी तीन व्यक्तियों को मेंटेनेंस इस सेक्शन में दिया गया है, वाइफ, चिल्ड्रेन जो कि माइनर है, और पेरेंट्स। यहाँ जो अभी इस पर हम थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे कि चिल्ड्रेन में कौन कौन से लोग आएंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए तो सेक्शन 144 सब क्लास 1 ये कहता है कि एक व्यक्ति जो है जो अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है अगर वो अपने आप मेंटेन कर पाने में सक्षम नहीं है। एक लिजिटमेट और इलिजिटमेट चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट अनेबल टू मेंटेन, अगर कोई ऐसा लिजिटमेट और इलिजिटमेट बच्चा जो कि चाहे वो मैरिड हो चाहे नहीं हो, अगर वो खुद अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है। और तीसरा है लिजिटमेट और इलिजिटेड चाइल्ड, अगर वो मैरिड डॉटर नहीं है तो जैस अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, 18 साल से नीचे है लिजिटमेट चाइल्ड, तो वो भरण पोषण की मांग करेगा, कर सकता है। या अगर बच्चा चाहे वो लिजिटमेट हो चाहे लिजिटमेट हो, अगर फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मलिटी है और इंजरी अनेबल टू मेंटेन, यानी कि बच्चा अगर वयस्क भी है लेकिन अगर वो फिजिकली इस कैटेगरी में आ रहा है, फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मलिटी, तो ऐसी स्थिति में वयस्क होने के बावजूद भी वो भरण पोषण प्राप्त करने का एंटाइटल्ड इस अधिनियम में दिया गया। तो एक बात दोस्तों एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन में वो व्यक्ति जो 18 साल से उस चिल्ड्रेन को, उस व्यक्ति को चिल्ड्रेन मानते हैं हम, वो विच इफ यू सी द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट which talks about the which prescribe the age of the majority that is 18 years। यानी कि अगर लड़का है तो 18 साल से कम का है तो उसका भरण पोषण उसका वो पिता करने के लिए बाद, पेरेंट्स करने के लिए बाद है। और अगर लड़की है टिल शी गेट्स मैरिड, और अगर वो मेजॉरिटी के पा चुकी है तो जब तक वो अनमैरिड है तब तक भरण पोषण प्राप्त करने के लिए वो अपने माता पिता से इंटाइटेड है। और अगर लड़का है या लड़की है वो मेजॉरिटी की उम्र प्राप्त भी कर चुकी है लेकिन वो फिजिकली और मेंटली एबनॉर्मल है, तो उसका मेंटेनेंस मेजॉरिटी के एज के बाद भी वो पेरेंट्स जो है वो बाध्य होंगे ऐसे बच्चे के भरण पोषण करने के लिए। और लास्ट है फादर और मदर, दो यहाँ पर एक राइडर लगाया गया है कि हु इज अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर माता पिता ऐसी स्थिति में नहीं है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपना भरण पोषण कर पाए, तो इस अधिनियम में जो है उसको वो अपने बेटों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए अधिकारी, यानी कि तीन लोग इंटाइटल्ड है, वाइफ, चिल्ड्रेन और पेरेंट्स। और वो अब आइए उस व्यक्ति की बारे में बात करें जो मेंटेनेंस करने के लिए बाध्य है, यानी कि हु विल गिव मेंटेनेंस, कौन व्यक्ति मेंटेनेंस करेगा। तो यहाँ पर अगर वाइफ है तो हस्बैंड मेंटेनेंस देने के लिए दायित्वाधीन है। अगर सन और डॉटर है तो उसके पेरेंट्स, चाहे माता हो चाहे पिता हो, दोनों ही दायित्वाधीन है। और अगर जो है माता पिता अगर मेंटेनेंस चाहिए तो उसके चिल्ड्रन जो है वो अपने चिल्ड्रन से मेंटेनेंस, यानी कि मेंटेनेंस देने के लिए तीन लोग बाध्य हैं, हस्बैंड, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ठीक रिवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक वाइफ की, अगर आप पहला वाला देखें तो वाइफ किसे कहेंगे, वाइफ की डिफिनेशन में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्लास में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है कि वाइफ में तीन प्रकार की पत्नियां आएंगे, तीन लोग आ सकते हैं। डाइवोर्सी वाइफ, दूसरा है ये डाइवोर्सी वाइफ दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो खुद ही ने अपने पति से डाइवोर्स दिया है या उसके पति ने उसको डाइवोर्स दिया है। दोनों ही पत्नियां जो हैं डाइवोर्सी टर्म के अंतर्गत आएगी और वो अपना भरण पोषण प्राप्त करने के लिए सक्षम होगी। शर्त यह है कि शी इज नॉट इन पोजिशन टू मेंटेन हरसेल्फ, देन हर हस्बैंड विल इंटाइटल टू गेट मेंटेनेंस। अगर आप देखें तो कब मेंटेनेंस वो प्राप्त कर सकती हैं ऐसे लोग यानी ऐसे लोग मीन्स वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट, जब एक व्यक्ति जो है या मेंटेनेंस देने से उपेक्षा कर रहा है या फिर रिफ्यूज करता है
और उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है और मेंटेनेंस देने से रिफ्यूज करता है और या फिर इनकार करता है, ऐसे व्यक्ति जो है, जो ऐसे व्यक्ति जिसके लिए वो मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है, वो व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत 144 के अंतर्गत आ सकता है और भरण पोषण प्राप्त कर सकता है। अगर इस पूरे को प्रोसेस को देखें तो एक बात यहाँ समझने वाली बात है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिजिटमेट और इलिजिटमेट चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो अगर जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, लड़की अगर चाहे मैरिड हो, उसकी 18 साल से कम उम्र है, उसकी शादी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उसे ये साबित कर, वो भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है अपने माता पिता से, लेकिन माता पिता ऐसी मैरिड विमेन को, मैरिड डॉटर को भरण पोषण तभी करेंगे जब उसका पति जो है, जिसके साथ उसकी शादी हुई, वो उसका भरण पोषण करने में असक्षम है। तब माता पिता की लायबिलिटी मैरिड डॉटर के लिए ही बनेगी, लेकिन टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। जैसे ही 18 प्राप्त हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उसका भरण पोषण करने के लिए उसका पति दायित्व देना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर माइनर चिल्ड्रन की शादी होती है, माइनर चिल्ड्रन की शादी होती है, यानी कि अगर लड़की माइनर है, उसकी शादी हो चुकी है, तो उसका पति भरण पोषण करेगा। पति अगर सक्षम नहीं है तो माता पिता करेंगे, लेकिन 18 के बाद अगर पति सक्षम नहीं हो, चाहे असक्षम हो, ऐसी स्थिति में 1144 वहां पर अप्लाई करेगा और वो पत्नी जो है अपना भरण पोषण अपने पति से मांग करेगी, अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। अब आइए सेक्शन 144 सब क्लास 2 में ये प्रावधान है, इंटरिम मेंटेनेंस की बात की गई है। इंटरिम मेंटेनेंस का मतलब होता है कि चूंकि यहाँ पर सीआरपीसी में पूरे के पूरे मेंटेनेंस के चैप्टर को रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट त्वरित कार्रवाई करता है, जबकि अगर इस अधिनियम में देखें तो यहाँ पर एक सिविल नेचर का सूट दाखिल किया जाता है। इट मे टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट मेंटेनेंस बाय द वाइफ और चिल्ड्रन और एज पेरेंट। तो इससे बचने के लिए इस पूरे के पूरे चैप्टर को सीआरपीसी में रख दिया गया है, ताकि मजिस्ट्रेट इमीडिएट कार्रवाई करते हुए भरण पोषण की पहले व्यवस्था करें। जैसे अगर आप इस सेक्शन को देखें 144 सब क्लास 2, यहाँ पर टॉक्स अबाउट द मेंटेनेंस, एंट्री मेंटेनेंस। एंट्री मेंटेनेंस का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन, साधारण एप्लीकेशन, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है, या सामान्य तौर पर जो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन आता है वो कंप्लेंट के रूप में आता है। 190 अगर आप सीआरपीसी के देखेंगे धारा को, तो वहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई एग्रीव व्यक्ति जाता है तो वो उस पिटीशन को कंप्लेंट कहा जाता है। लेकिन इस अधिनियम में जो एप्लीकेशन दिया जाता है वो कंप्लेंट का नहीं होता है, बल्कि एक एप्लीकेशन होता है, साधारण एप्लीकेशन होता है, जिसको कि कंप्लेंट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है। और ऐसे एप्लीकेशन पर मजिस्ट्रेट विचार कर रहा होता है, लेकिन उसको विचार करने के लिए समय चाहिए होता है। इस दौरान अगर एग्रीड पार्टी चाहेगा तो उसको इंटरिम मेंटेनेंस की व्यवस्था जो है इस सेक्शन 144 सब क्लास 2 में एक दूसरा एप्लीकेशन, यानी कि 2 एप्लीकेशन दायर करना होगा। एक तो प्राइमरी एप्लीकेशन है जो कि परमानेंट एप्लीकेशन के लिए, परमानेंट मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, और एक सब्सिडरी एप्लीकेशन दिया जाएगा कि उसको इमीडिएट कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अगर पति ने पत्नी को घर से अगर सुबह निकाल दिया है तो शाम को ये व्यवस्था करनी होगी कि वो कहाँ रहेगी, उसका भरण पोषण क्या करेगा, उसके बच्चे छोटे हैं तो उसकी दूध की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था, ये तुरंत शाम को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पहले वो लम सम कोई मेंटेनेंस जो है वो ऐसे एग्री पार्टी को दिलवाएगा। और ये जो इस यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन होगा, यहाँ पर 60 दिन का समय है, 60 दिन के भीतर जो है इस इंटरिम मेंटेनेंस के एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाएगा। यानी कि तुरंत कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट पहले इंटरिम दिला सकता है, अगर पार्टी ने खुद ही आवेदन किया है, एग्री पार्टी ने, या मजिस्ट्रेट स्वयं के विवेक पर कि वो मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है अपना, तो ऐसी स्थिति में 60 दिनों के भीतर वो मेंटेनेंस दिलाएगा और फिर बाद में उसका परमानेंट एप्लीकेशन जो है उसका निस्तारण किया जाएगा। अगर आप सेक्शन 144 सब क्लॉज 3 देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत, यानी ये व्यक्ति, एनी पर्सन हु हैविंग सफिशिएंट मीन, अगर वो इस 125 या 144 में अगर मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है, या तो इंटरिम मेंटेनेंस का या फिर परमानेंट मेंटेनेंस का, और वो उस ऑर्डर को फेलियर करता है, कंप्लाई नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में एवरी ब्रीच ऑफ सच ऑर्डर मजिस्ट्रेट जो है वो इशू ऑफ वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू। वो हर एक ऐसे क्लास को देखे, इस क्लास को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इफ एनी पर्सन सो ऑर्डर फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज
to comply with the order. Any such magistrate may, for every breach of order, what we are talking about, the every breach of order जो है order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying the fine. जो कि इस अधिनियम की धारा अगर इस अधिनियम की धारा को देखेंगे तो 400 वी आर टॉकिंग अबाउट द 421 धारा 421 सीआरपीसी में जो है लेवी जो अगर अमाउंट ड्यू है उसको कैसे वसूला जाता है, ये इस सेक्शन के अंतर्गत 1421 सीआरपीसी के साथ ये पढ़ा जाना चाहिए। और जिस तरह से वहाँ लेवी वसूल की जाती है सेम वहाँ पर भी वसूल की जाएगी। साथ ही साथ फाइन ही नहीं वसूल होगा बल्कि सेंटेंस का भी व्यवस्था की गई है, यानी कि कारावास की सजा की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस देने में अपने आप को फेल्योर करता है, ये सजा जो है मैक्सिमम 1 मंथ की हो सकती है या अनटिल पेमेंट इफ सूनर मेड, यानी कि मैक्सिमम 1 साल की सजा, और या फिर अगर सजा नहीं होगी यानी सजा बीच में कर्टन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने कोई व्यक्ति भरण का आदेश दिया गया है, वो आदेश को कंप्लाई नहीं करता, भरण नहीं दे रहा है, मजिस्ट्रेट ने 1 महीने की सजा दे दी मैक्सिमम, अब ये सजा चल रही है, उसी दौरान अगर उसने मेंटेनेंस दे दिया, ऐसी स्थिति में वो सजा जो है वो समाप्त होना नहीं है कि या तो 1 साल 1 महीने की सजा या फिर पेमेंट अनटिल पेमेंट जो भी पहले हो जाए वो मेंटेनेंस के लिए वसूला जा सकता है। और साथ ही साथ सेक्शन 144 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि जो जजमेंट होगा मेंटेनेंस का उस जजमेट के तहत जो रिकवरी ऑर्डर होगा वो साल भर के भीतर उसके लिए वाद दायर किया जा सकता है। दोस्तों हर क्राइम में हर संहिता में कोई भी अगर ऑर्डर कोई कोर्ट देता है तो उस कोर्ट का कंप्लायंस विद इन टाइम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप मजिस्ट्रेट ने आज ऑर्डर दिया है और आप साल भर के बाद या 2 साल के बाद उसका कंप्लायंस में आप कोर्ट में कराएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस अधिनियम में साफ साफ किया है अगर यदि मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है तो साल भर के भीतर जो है रिकवरी के अमाउंट के लिए साल भर के भीतर वाद दायर किया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज जो 144 से क्लॉज 3 बताई गई है कि पति पत्नी का भरण पोषण तभी करेगा जब पत्नी पति के साथ रह रही है, लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जैसे हम लोगों ने सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में देखा था कि पति भरण पोषण तभी करेगा जब पत्नी उसके साथ रह रही है। पत्नी अगर उसके साथ नहीं रह रही है तो पति भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है, लेकिन पत्नी के पास ये अधिकार है कि कुछ परिस्थितियों में वो अपने पति से अलग रहकर भी she has a right to live separately from her husband without forfeiting her right to get maintenance under this section। यानी कि पत्नी जो है पति से अलग रहकर भरण पोषण की मांग कर सकती है। यानी पति ने मान लीजिए क्रूरल्टी के जैसे यहाँ पर स्पष्ट कर किया गया है संहिता में, पति ने अगर क्रूरल्टी एक्ट करता है या पति एडल्ट्री करता है, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे ग्राउंड जो सेक्शन 18 सब क्लॉज 2 में इनॉमिनेट किए गए थे कि पति ने डिजर्शन कर दिया है, कंकुबाइन रखा है, किसी और के साथ संबंध है, ऐसी स्थिति में पत्नी अलग रहकर भी सेक्शन 125 या और सेक्शन 144 न्यू संहिता में भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। याद रखिएगा पति तभी बाध्य होगा जब पत्नी उसके साथ रह रही है और बगैर किसी युक्तियुक्त रीजन के, अगर कोई उसके पास रीजनेबल रीजन है अलग रहने के, तब ऐसी स्थिति में वो भरण पोषण तब भी प्राप्त कर सकती है। लेकिन सामान्य स्थितियों में वही वाइफ भरण पोषण की मांग ऐसे हस्बैंड से करेगी जो उसके साथ रह रही है। सेक्शन 18 से क्लॉज 2 में कुछ परिस्थितियों को बताया गया है, वो उस ग्राउंड के आधार पर पत्नी अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है, उसका पति के साथ रहना जरूरी नहीं है। अगर सेक्शन 144 सब क्लॉज 4 को देखा जाए, यानी सेक्शन 125 सब क्लॉज 4 को देखे तो वाइफ इज नॉट इंटाइटेड टू गेट मेंटेनेंस। कब और किन परिस्थितियों में पत्नी जो है वो भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होगी। अगर इसको देखें तो 3 ऐसी परिस्थितियां इस अधिनियम में बताई गई है जब पत्नी होने के बावजूद भी अपने पति से भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है। अगर वो एडल्ट्री में लिप्त है, जो वो सेक्शन 25 का भी एक ग्राउंड था कि अगर पति अगर वो अनचेस्टिटी में नहीं है
तो ऐसी स्थिति में यानी कि उसका सतीत्व रहना जरूरी है। अगर सतीत्व नहीं है तो सेक्शन 25 में भी परमानेंट एलिमनी अगर दिया जा रहा है तो बंद कर दिया जाएगा पति के द्वारा। यहाँ भी वही क्लॉज दिया गया है कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रह रही है या फिर लिविंग सेपरेटली विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, यानी अभी चर्चा कर रहा था कि पत्नी को भरण पोषण तभी दिया जाएगा जब पति के साथ रह रही है। अगर पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है और उसके पीछे कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है तो ऐसी स्थिति में पति जो है भरण पोषण नहीं करेगा। तीसरा है पत्नी लिविंग सेपरेटली विथ म्यूचुअल कंसेंट, यानी पति पत्नी आपसी सहमति से, यानी पत्नी अपने पति के सहमति से अलग रह रही है तो भी पति भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। और लास्ट 144 सब क्लॉज 5 जो है विच टॉक्स अबाउट द कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर बाय द मजिस्ट्रेट। कब और किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट जो अपना ऑर्डर मेंटेनेंस का दिया है वो वापस ले लेगा या उसको रद्द कर देगा। ये भी परिस्थितियां वही हैं, ये तीनों परिस्थितियां कि अगर वाइफ ने मेंटेनेंस के लेने के बाद सतीत्व नहीं रह गई है, अनचेस्टिटी में रह रही है तो पति उसका भरण पोषण करना बंद कर देगा, या उसको पति के साथ विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड अलग रह रही है तो पति उसका भरण पोषण कैंसिल हो जाएगा, या फिर पति की सहमति से वो अगर अलग रह रही है तो भी पति उसका भरण पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों एक बात बता दूं कि पूरा का पूरा जो 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो 144 है, इसका करेक्टर जो है वो सेकुलर नेचर का है। सेकुलर नेचर का मतलब है कि कोई भी पत्नी, चाहे वो कोई भी पत्नी या पिता या चिल्ड्रन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, 144 का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर आप देखें तो शाह बानो बेगम का जो जजमेंट आया था मुस्लिम लॉ में, एक मुस्लिम महिला जो है वो सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए चली गई थी और बाद में जो है कोर्ट ने स्पष्ट किया, शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अमन खान वर्सेस शाह बानो बेगम AIR 1955 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो 144 का लाभ है या 125 ऑफ सीआरपीसी का जो प्रावधान है वो सभी लोगों के लिए खुला है, यानी सेकुलर इन करेक्टर है। यानी कोई भी धर्म के लोग जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूज और पारसी हो, तो कोई भी धर्म के लोग इस अधिनियम के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त कर सकते हैं। बस साबित ये करना पड़ेगा कि वो असक्षम है और दूसरा जो है जिसके ऊपर मेंटेनेंस का भार है वो सक्षम है। यानी सक्षमता एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस वाला जो एक राइडर है वो हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति के पास सफिशिएंट मींस नहीं है तो फिर भरण पोषण करने के लिए दायित्वाधीन नहीं हो। 144 now come to the 145, earlier it was 126 of the CRPC, जिसमें की बात की गई है प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस, कैसे मेंटेनेंस प्राप्त किया जा सकता है। उस संबंध में अगर देखा जाए तो जो मेंटेनेंस का जो एप्लीकेशन है एग्री पार्टी के द्वारा जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर फैमिली कोर्ट को दिया जा सकता है। उस कोर्ट का जुडिशन है जहाँ पर कि पति जो है रह रहा है या फिर पति और पत्नी साथ रह रहे हैं या फिर पति जो है पति पत्नी अंतिम बार रहे हैं या फिर फादर और मदर जो है वो रह रहे हैं, जहाँ पर उस एरिया का जो है जुडिक्शन जो है ऐसे मजिस्ट्रेट को के सामने जो है ये एग्री पार्टी जो है वो मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। 145 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि ऑल प्रोसीडिंग जो सम्मान एविडेंस से या तमाम तरह की जो कार्रवाई होगी न्यायालय में वो कोर्ट में वो जो है पति के उपस्थिति में होनी चाहिए। मैक्सिमम कोर्ट ये प्रयास करेगी कि पति की उपस्थिति में सारी प्रोसीडिंग हो और अगर पति इन पर्सन नहीं उपस्थित हो पा रहा है किसी कारणों से तो उसके एडवोकेट के सामने ये सारी मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और भी कही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस देने की बात के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर वो विलफुली अवॉइड सर्विसेज यानी कि कोर्ट का जो सम्मान है उसे अवॉइड करता है जानबूझकर या फिर विलफुली निग्लेक्ट टू अटेंड कोर्ट, या अगर कोर्ट उसको बुलाती है और वो कोर्ट में जानबूझ के उपस्थित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास राइट्स है कि बगैर पति के उपस्थिति में एक्स पार्टी डिक्री वो अपोजिट पार्टी को जारी कर सकती है। अगर एक्स पार्टी डिक्री पारित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो है 3 महीने के भीतर व्यक्ति जो है सेट ऑफ में जा सकता है और 3 महीने के भीतर वो जो है वो जो मेंटेनेंस की एक्स पार्टी जो डिक्री पारित हुई है उसका सेटलमेंट वो कर सकता है।
जहाँ तक सेक्शन 146 अर्लियर 127 की बात है, अल्ट्रेशन इन अलाउंसेस। एक बार अगर मजिस्ट्रेट ने या परमानेंट अलाउंसेस या इंटरिम अलाउंसेस दे दिया तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर के खिलाफ उस ऑर्डर में अल्ट्रेशन भी किया जा सकता है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर जो व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है वो घटाने के लिए, मेंटेनेंस कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए आवेदन दे सकता है, और जो एग्री पार्टी है जो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल्ड है वो मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। यहाँ पर तीन चीजें कही गई है कि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर सर्कमस्टांसेस में कुछ परिवर्तन हुआ है तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो जो अलाउंसेस में अल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है या समाप्त भी कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है किसी सिविल कोर्ट ने ऑलरेडी एग्री पार्टी के फेवर में पारित कर दिया है तो ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस को समाप्त भी कर सकता है। और अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो डाइवोर्सी वाइफ है वो अपने जो मेंटेनेंस प्राप्त कर रही है वो रीमैरिज कर लेती है तो ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस समाप्त माना जाए, मजिस्ट्रेट चाहे तो मेंटेनेंस खत्म कर सकता है। या फिर अगर कोई डाइवोर्सी वाइफ है उसने अपने पति से वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट ले रखी है, अगर इसको वर्डिंग को देखें दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, the woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of such order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce। अगर पत्नी ने कोई पति से एक बार जो है वो किसी व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत या कस्टमरी लॉ के अंतर्गत एक टाइम रकम ले लिया है तो ऐसी स्थिति में वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होगी। इसी पॉइंट को मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के केस में उठाया गया था, जब मोहम्मद अहमद खान जो है उसने अपनी पत्नी को 13 तलाक दे दिया और मेंटेनेंस की 3,000 रुपये की धनराशि जो है इंदौर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहां पर कि उसका मेंटेनेंस का मामला शाहबानो बेगम ने लाया था वहां पर उसने कोर्ट में भी जमा कर दिया और कहा कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो मेहर की धनराशि है उसने 3,000 रुपये कोर्ट में जमा कर दी है, अब मेरा जो है पत्नी के प्रति कोई भी लायबिलिटी नहीं बचती है। इसी 127 सब क्लॉज 3 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेहर ये जो पति ने वन टाइम जो सेटलमेंट दिया है वो मेहर का प्रतिफल है, मेहर दिया है वो विवाह का प्रतिफल नहीं है, यानी डाइवोर्स होने के बाद उसका प्रतिफल नहीं हो सकता है। अगर अतः शाहबानो बेगम के फेवर में कोर्ट ने जो है वो मेंटेनेंस ऑर्डर भी पारित किया गया था। पति ने कहा कि वो जो धनराशि 3,000 रुपये वन टाइम दिया गया है वो मेहर के रूप में दिया गया है, मेहर जो है वो अलग है और मेंटेनेंस देना की लायबिलिटी एक पति की अलग होती है, अतः इसे उस पर्सनल लॉ में क्लब नहीं माना जा सकता है। तो और नेक्स्ट है कि अगर पत्नी ने खुद ही अपने इस राइट को सरेंडर कर दिया है तो ऐसे स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। सेक्शन 147 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। एक बार अगर मजिस्ट्रेट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दे दिया है ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर का जो कंप्लायंस है वो जो इन्फोर्समेंट होगा वो वहां पर होगा जहां पर कि पति जो है वो रह रहा है और यानी जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया है वो व्यक्ति रह रहा है या वो व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहा है। या सपोज दैट अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर लखनऊ के किसी कोर्ट ने दिया है और पति अगर बेंगलोर में रह रहा है तो ऐसी स्थिति में बेंगलोर के जिस एरिया में वो रह रहा है उस एरिया का मजिस्ट्रेट जो है इस जो ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो लखनऊ ने दिया है उसका कंप्लायंस जो है वो बेंगलोर वाला मजिस्ट्रेट भी सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि एक बार अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर कहीं भी पारित किया जा चुका है तो उस ऑर्डर के कंप्लायंस में कोई भी मजिस्ट्रेट जो है उस ऑर्डर को इन्फोर्समेंट करा सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट योर मेंटेनेंस। और again I would like to repeat here in conclusion that person those who are come under the category of wife, minor children or parents,
these three peoples are entitled to get maintenance under this whole chapter 10 from section 144 to section 127. Thank you very much.